नमस्कार बच्चों, आप सभी का पावर माइंड इंस्टीट्यूट के एक और खास सक्सेस इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन के दम पर सफलता हासिल की है। इन्होंने इंडियन रेलवे एएलपी और एसएससी सिलेक्शन फेज 13 में सिलेक्शन लिया है। तो आइए जानते हैं इनसे। रोहित कुमार नागर, यस मैम। इनकी सफलता की कहानी क्या रही है। तो सबसे पहले रोहित, पावरमाइंड परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई हो। सबसे पहले रोहित, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम रोहित कुमार नागर है और मैं राजस्थान के दौसा जिले के बांदीकुई शहर का रहने वाला हूं। और मैंने स्कूली शिक्षा वहीं से करी थी, बांदीकुई से। उसके बाद मैं जयपुर आया, मैंने इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और फिर मैंने 1 साल आईटी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करी है। और फिर उसके बाद में मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। गवर्नमेंट जॉब की? Yes, रोहित, आपको कब लगा कि अब मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैम, जब मैं जैसे कॉलेज से पास आउट हुआ, मेरा प्लेसमेंट हो गया था, तो फिर मैंने 1 साल जॉब करी आईटी सेक्टर में। तो देखा कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड रहता है। और फिर मेरे कजन्स वगैरह सारे गवर्नमेंट जॉब में ही थे। तो मेरे घर वाले बोलते थे कि तू सबसे इंटेलिजेंट है, तो फिर तू गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर। तो फिर मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन करने के लिए जॉब से रिजाइन करा और फिर मैं फुल टाइम प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट हो गया। कब स्टार्ट करी आपने? मैंने 1 जनवरी 2024 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कोचिंग से। अच्छा, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड? पापा मेरे कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो एक्सटीरियर इंटीरियर पेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। और माँ हाउसवाइफ है, तो वो घर संभालते हैं, खेती वगैरह देखते हैं। आपको जब आपने तैयारी करी थी, परिवार का कितना सपोर्ट मिला था? फुल सपोर्ट था मुझे परिवार की तरफ से, कि वो मेरे को काफी मोटिवेट करते रहते थे और बोलते थे कि कोई नहीं, तू पेपर देता रहे, सिलेक्शन हो जाएगा, तू इतना पढ़ने में भी अच्छा है तो सिलेक्शन हो ही जाएगा बहुत जल्दी से। तो वो मेरे को हमेशा सपोर्ट करते रहते थे, किसी फाइनेंशियली, इमोशनली, दोनों तरीके से सपोर्ट किया है। yes, जब आपका सिलेक्शन हुआ तो परिवार की प्रतिक्रिया कैसी रही फिर? मैम, जब मैंने पापा को बताया कि मैम सिलेक्ट हो गया, फाइनली मेरा मेडिकल वगैरह क्लियर हो गया, अब ज्वाइनिंग आना बाकी है, तो पापा बहुत खुश थे, मम्मी भी बहुत, सब दादा दादी चाचा चाची घर में सब खुश थे। शुरुआत में प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़े चैलेंजेस क्या क्या आए थे? प्रिपरेशन के दौरान मैम चैलेंज तो ज्यादा तो कुछ नहीं, पर मेनली 2-3 चैलेंज ही मेरे पास आए। कि एक तो मैं 2022 पास आउट हुआ था, तो 1 साल जॉब करी और फिर थोड़ा मैंने बीच में से घूमने फिरने के लिए गैप ले लिया था, तो पढ़ाई से बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो चुका, गैप आ गया था मेरे पास। तो ठीक है। फिर उस टाइम पे पढ़ाई से दोबारा कनेक्ट कर पाना एक तरीके से बहुत ज्यादा वो था। तो फिर वो है कि 2-3 महीने में अच्छे से कनेक्ट हो गया और फिर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी, तो सिलेक्शन हो ही गया 1 साल में। अच्छा, आपका डेली स्टडी शेड्यूल क्या रहा? जैसे रोज कितने घंटे पढ़ाई करी आपने? रोज मैम, जैसे कि स्टार्टिंग फेज तो कोचिंग आता था, तो सुबह से शाम तक कोचिंग, फिर डीटीएस में ही निकल जाता था। तो जैसे मैं घर जाता था, खाना शाम को 8-9 बजे तक खाने से फ्री हो जाता था, और फिर उसके बाद में लाइब्रेरी जाता था। रात के 2-3 बजे तक मैं उस टाइम पे पढ़ता था। तो एक सब्जेक्ट डेली वाइज में एक सब्जेक्ट पढ़ता था, कि एक दिन पूरा मैथ पढ़ दिया, जितना 7 दिन में सर पढ़ाते थे। तो 7 दिन में जितना सर पढ़ाते थे, मैं उसको पहले एक सब्जेक्ट को एक ही दिन में फिनिश कर लेता था, तो वैसे हो जाता था। और फिर संडे के दिन जितना 7 दिन में पढ़ाया पूरा रिवाइज करके संडे के टेस्ट देने आता था, तो उसके बाद में जो कुछ डाउट आता था तो साथ के साथ सर से पूछ के जाता था। कौन सा सब्जेक्ट पहले तैयार करते थे आप? मेनली तो मैम मैथ्स पे ज्यादा फोकस रहता, मैथ्स और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस रहता था। रीजनिंग मेरे को इजी पड़ती थी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, और मैंने उसके लिए गेट का एग्जाम भी दिया था और कैट का एग्जाम दिया था, तो वो भी पास कर रहे हुए थे, तो उसमें भी रीजनिंग आते। तो रीजनिंग मैंने पहले से पढ़ी हुई थी, और बाकी सर ने जो पढ़ाया फिर उससे रीजनिंग अच्छी हो गई थी। तो रीजनिंग में इतना ज्यादा होता था कि जैसे सर पढ़ाते थे, एक दिन में पढ़ के पूरा प्रिपेयर कर लेता था चैप्टर को। अच्छा। तो और फिर रीजनिंग में स्कोर अच्छा आया। फिर उसके बाद में मैथ्स थोड़ी वीक थी, क्योंकि डिस्कनेक्ट पढ़ाई से उस टाइम पे डिस्कनेक्ट हो चुका था। तो मैम सर पढ़ाते थे, मैं पूरा पढ़ के यहाँ से पढ़े, जो सीट थी उसके क्वेश्चन सोल्व करता था, जो नहीं होता था वो सर से नेक्स्ट डे जाके पूछ लेता था। और फिर इंग्लिश का था कि इंग्लिश मेरी भी अच्छी थी, इंग्लिश भी। और बाकी वोकैब वगैरह जो सर लिखाते थे पूरा वो है कि जो कहते हो आप रिवाइज कर लेते थे, जहाँ जैसा सर ने लिखाया, और फिर
लिखा है जैसे याद करा, और सर जो एग्जाम्पल देते थे उन एग्जाम्पल्स के साथ में याद करा, तो उससे ज्यादा इजी पड़ती थी वो कभी याद करना एग्जाम्पल्स के साथ में। और फिर मैं लिख के याद करता था कि उससे ज्यादा दिन तक माइंड में रहती थी चीजें लिखने। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सिलेक्शन में कितना योगदान दिया? सबसे ज्यादा उन्हीं का वो है मेरे, क्योंकि मैं रिवीजन करता था तो आधा रिवीजन मॉक टेस्ट से हो जाता था। और हाँ। फिर वो है कि मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद में मैं ये करता था कि पूरा मैं मॉक टेस्ट दोबारा से सोल्व करता था, चाहे क्वेश्चन सही हुआ हो या गलत हुआ हो। उसमें वो ऐसा होता था कि एक दो क्वेश्चन हम वैसे भी लगा देते हैं, तो उसमें पता चल जाता था कि ये सही हुआ है तो ये किस रीजन से सही हो गया, किसका रीजन क्या था, किस तरीके से सोल्व हुआ है, किस मेथड से सोल्व करा है। और फिर एनालाइज करते टाइम पे मुझे अपनी कमियां पता चल जाती थी कि ये पार्ट वीक रह गया, ये चैप्टर मेरे को दोबारा रिवाइज करना अच्छे से। तो मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करा मैंने। तो आप स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे कि डेली टेस्ट के लिए या मॉक टेस्ट के लिए? आप एक बार बताइए बच्चों को। डेली टेस्ट लगाओ, और दिन जैसे टेस्ट खत्म हो रहा है 1 घंटा उसका अच्छे से रिवाइज एनालाइज करो, सोल्व करो क्वेश्चंस को जो नहीं हुए उनको, देखो कि क्यों नहीं हुए, किस मेथड से हो रहे हैं, और उनका उनको नोट कर लो एक जगह पे कहीं पे भी। जब एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे पहले उनको रिवाइज कर जाओ कि मैंने इस टाइम पे इसमें ये गलती करी थी, तो उससे एग्जाम में मिस्टेक हेल्प होने के मिलेगी। चांस कम होंगे और स्कोर अच्छा आता है फिर उससे। जब आप पढ़ते थे जी सर। तो मोटिवेशन कम होता होगा मैम कई होता बार, था कभी कभी तो उस मोटिवेशन को वापस बूस्ट कैसे करते थे आप? मोटिवेशन बूस्ट करने के लिए मैम यही था कि कभी कभी जैसे सर से मिलके जाता था मैं कि सर ऐसे हो रहा है, मार्क्स कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, ऊपर से सर मेरे को अच्छे से बता देते थे। और फिर जैसे कि मैम मोटिवेशन वही है कि फोन में पापा मम्मी की फोटो देख लेता था कि, और फिर वो मोमेंट इमेजिन करता था कि जब उनको बोलूंगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो उनकी खुशी कैसे होगी, तो बस वही चीज इमेजिन करके मोटिवेट हो जाता था मैं। पावर माइंड से कब जुड़े थे आप? पावर माइंड से मैं 1 जनवरी 2024 से जुड़ा था। यहाँ की जो पढ़ाने की स्किल्स हैं, गाइडेंस है, वो कैसी रही? मैम बहुत अच्छी है, मैथ्स में इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि ये है कि एक दो बार जो सर बता देते हैं क्लास में, एक तो सर की साथ के साथ ही 2-3 मेथड से बता देते हैं कि ये इजी पढ़ रहा है, फिर इससे इजी ये पढ़ रहा है, तो उससे हमें भी होता है कि एक मेथड से नहीं हो रहा तो हम दूसरा मेथड लगा लेते हैं साथ के साथ में। मैंने बाकी सबका कोचिंग्स का भी देखा है कि वो साइंस में मतलब 100 200 रुपए की इतनी मोटी मोटी नोटबुक भरवा देते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जरूरत है। जरूरी है। आपने हमें रिलेवेंट जो आपने जो पढ़ाया वो बहुत रिलेवेंट पढ़ाया और उसी में से एग्जाम में आ रहा है। पावर माइंड की डीटीएस के बारे में आप क्या कहना चाहिए? डीटीएस एक बहुत ही फायदेमंद रहा था मेरे लिए, क्योंकि जैसे मैं 1 जनवरी से कोचिंग स्टार्ट करी थी, मैंने मई के महीने से स्टार्टिंग कर दिया था डीटीएस लगाना। तो फिर मैंने मई जून के लास्ट में मैंने सीपीओ का पेपर दिया था, तो उसमें मेरा सीपीओ में स्कोर अच्छा है। मैं सीपीओ उस टाइम पे फर्स्ट पेपर मेरा सीपीओ का निकाला था मैंने। फिर उसके बाद में जैसे कि मैंने कोचिंग के साथ साथ डीटीएस देता था तो मेरी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई थी, तो फिर मैंने जैसे जैसे एग्जाम देता गया सारे पास होते गए। पास हो। पावर माइंड की फैकल्टी, क्लास, एनवायरनमेंट, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा, एकदम बेस्ट। एग्जाम के दिन आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एग्जाम के दिन मैम एक्सपीरियंस ये था कि मैं एग्जाम देने से पहले का बताइए, पहले आप एग्जाम देने गए। एग्जाम देने से पहले तो मैम थोड़ा सा नर्वस रहता था कि कैसा आएगा, लेकिन फिर जब मैं एग्जाम देने जाता था, वैसे तो प्रिपरेशन मैम अच्छे से कर रखी थी, बिल्कुल। तो ऐसा था कि पेपर अच्छा ही जाएगा, लेकिन थोड़ी सी नर्वसनेस तो होती है कि कैसा आएगा, बिल्कुल। कैसा डर रहता है, फोबिया थोड़ा हो सा डर जाता रहता है कि जीके मतलब बाकी मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश वगैरह तो अच्छे से प्रिपेयर करके रखते हैं, लेकिन जीके का पता नहीं होता कि कौन से पार्ट से क्वेश्चन आ जाए, करंट कितना पुराना पूछ लेगा, बिल्कुल, कितना डीपली पूछ लेगा, तो उस चीज का थोड़ा सा डर रहता था। एग्जाम देने के बाद कैसा लगा? एग्जाम देने के बाद तो जैसे कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम पता चल जाता है कि इतने मेरे करेक्ट हैं, इतनों में मैंने मतलब एलिमिनेट करके लगाया है, तो उस हिसाब से मैं देख लेता था कि मेरा इसमें होगा या नहीं होगा। तो एग्जाम के बाद में फिर मैं उस हिसाब से प्रिपरेशन कर लेता था कि हाँ इसमें मेरा अच्छा आएगा स्कोर, तो मैं इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करके रखूंगा मेंस के लिए भी। जब आप अपना रिजल्ट देखा, उस टाइम आपकी फीलिंग कैसी थी? मैं बहुत ही मतलब खुश हुआ था मैं कि काफी टाइम बाद में, कि मैं कई बार मैं मेरिट से बाहर हो गया था, जैसे कि मैंने आरआरबी जेईई पास करा था तो मैं उसमें मेरिट से बाहर हो गया था, सीपीओ में भी मेरिट से बाहर हो गया था, राजस्थान के भी एग्जाम पास करे थे तो उसमें भी मैं बाहर हो गया था।
तो फिर बहुत ही खुशी हुई कि यार अब जाके फाइनली मैं अब बोलूंगा घर पे कोचिंग में कि मैं सिलेक्ट हो गया। जैसे आप एग्जाम देने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो पेपर के लिए टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ता है। यस मैम। वो टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे डिसाइड किया? वो मैम टाइम मैनेजमेंट मॉक टेस्ट से बनता है पूरा का पूरा। अच्छा, उसी से आइडिया आ जाता है। हाँ, कि कौन सा पोर्शन अपन को पहले करना है। तो मैं पहले रीजनिंग से स्टार्टिंग करता था। रीजनिंग बहुत जल्दी, मतलब 12-13 मिनट में रीजनिंग पूरी खत्म कर देता, या फिर कभी कभी थोड़ा इजी आता था पेपर तो 8 से 10 मिनट में रीजनिंग पूरी हो जाती थी, नहीं तो 12 से 13 मिनट में। फिर उसके बाद में मैं इंग्लिश या मैथ दोनों में से डिसाइड कर लेता था कि पहले कौन सा करना है। जैसे कि मैथ्स का पेपर वैसे चेक कर लेते हैं, तो मैथ्स मैंने अभी तो मैथ्स का स्टार्ट सेकंड नंबर पे करता हूँ। और फिर इंग्लिश है, तो इंग्लिश भी मुझे इजी पड़ती है, तो मैं इंग्लिश और जीके 20 मिनट में पूरी खत्म हो जाती है। तो मैथ्स के लिए टाइम ज्यादा निकाल लेता हूँ मैं, तो उस हिसाब से देखना है, मैनेजमेंट हो जाता है। ठीक है, आप अपनी सफलता का सबसे बड़ा क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, कोचिंग टीचर्स, सब ने बहुत सपोर्ट करा है मुझे। हर हर टाइम पे पेरेंट्स भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे कि कोई नहीं, इस वाले में बाहर हो गया तो अगली वाली में लग जाएगा। तो और वैसे ही मैम सब फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्ट करते थे कि जैसे ही मैं एग्जाम दे के आता था तो शाम के टाइम फोन करके पूछते थे कि कैसा हुआ, हमारा भी कल परसों एग्जाम है, तो हमें भी गाइड करके कैसे कैसे कौन सा पोर्शन सबसे पहले करना है, कैसा आ रहा है पेपर, मॉडरेट है, टफ है, जीके कैसी आ रही है। तो वो सब सपोर्ट करते थे। मैं उनको सपोर्ट करता था, वो मुझे सपोर्ट करते थे अच्छे से। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, इसमें उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैम यही एडवाइस दूंगा कि एक तो कंटिन्यूटी रखो क्लास में। बिल्कुल। क्योंकि मैम जब मैं 1 तारीख से कोचिंग ज्वाइन करा था तो लगभग अक्टूबर तक हमारे सब्जेक्ट से सारे खत्म हो गए थे। लेकिन जो मैथ्स थी सर ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो दिसंबर तक क्लासें चली थी। तो मैं एक क्लास के लिए भी डेली आता था। संडे को सर क्लास लेते, संडे की क्लास एक्स्ट्रा क्लास जो, हाँ संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं सर मैथ्स की, तो वो भी मैंने कभी नहीं छोड़ी, संडे की क्लास भी। तो कंटिन्यूटी पूरे रखना वो होता है, बहुत जरूरी है। उससे ये होता है मैम, कंटिन्यूटी से क्लास में आ रहे हो तो तुम्हें आधी चीज तो वैसे दिमाग में आ जाती क्लियर हो है। जाते हैं। क्लास में बैठे बैठे सुन रहे होते हो, देख रहे होते हो, तो वर्चुअली वो दिमाग में वैसे सेट हो जाती हैं। और फिर उसका घर जाके रिवीजन कर लो तो वो वैसे ही मेमोरी में सेट हो जाते हैं कि ये कितना पढ़ाया था। तो उसका बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी रखो। और थोड़ा सा ये है कि डिसिप्लिन होता है तो सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। और एक स्मार्टनेस होनी चाहिए आज के जमाने में मैम, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें हैं, सोर्स अपन को जैसे कुछ भी चाहिए हो तो स्मार्ट स्टडी करेंगे तो उससे बहुत फायदा मिलता है, जल्दी चीजें क्लियर हो जाती हैं। कोई स्टूडेंट बार बार फेल हो रहा है, एग्जाम दे रहा है, बार बार फेल हो रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको मैम यही बोलूंगा कि सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास रखो कि इस वाले में नहीं तो अगली बार होगा जरूर। अपन मेहनत अच्छे से कर रहे हैं तो सिलेक्शन जरूर होगा ही। और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कि किस सब्जेक्ट में मिस्टेक चल रही है, किस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, तो उसको एक बार अच्छे से रिवीजन करो। फिर दोबारा से उसके मॉक टेस्ट लगाओ, सब्जेक्ट वाइज लगाओ, चैप्टर वाइज लगाओ। उससे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, तो उससे और अपना इम्प्रूव होगा और फिर ऑब्वियसली सिलेक्शन हो ही जाता है। आगे और क्या सोचा है अभी? अभी मैम टारगेट सीजीएल है तो उसी के लिए पढ़ रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। आज आपने हजारों स्टूडेंट को मोटिवेट किया है कि तैयारी करके, मेहनत करके आप कैसे अपनी सक्सेस ले सकते हैं, है ना। और एक बार फिर आपको पावर माइंड परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो चाहते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी मेहनत के साथ आपको अपनी वो पोस्ट मिले, हम यही चाहते हैं। आज आपने बच्चों को बहुत अच्छा इंस्पिरेशन दिया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू।